हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, होपफुली बढ़िया होंगे। आप लोग की तैयारी भी काफ़ी कुछ हो चुकी होगी। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा आए, आप लोग बढ़िया से परफॉर्म करें। जो गलतियाँ आपने फर्स्ट में की है वो सेकेंड में दोबारा ना दोहराएं और आपका पेपर बढ़िया अच्छा पेपर एकदम आ जाएगी। सारे बच्चे हर प्रश्न को कर ले, ऐसी उम्मीद है, ऐसा प्रे हम खुद भी करेंगे आप सभी के लिए। चलिए, ये है राजन की सीरीज़ 2023 की। मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो करवा ही दी थी, तो जो क्वेश्चन बचे थे वो करना यहाँ पर है। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 बना है, आपको साइंस की ही प्लेलिस्ट में जो बनी है उसी प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा आपको, कोई अलग से प्लेलिस्ट नहीं रहेगी, उसमें आप चेकआउट करिएगा। जितनी भी चीज़ें हैं 1 बाय 1 करके देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न इसमें शायद 90 तक दिए गए हैं, तो जो भी लेफ्ट हैं वो आज मैं पूरे के पूरे यहाँ पर आपको करवा दूंगी। बाकी फिर आपका जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जब तक समय है सारी चीज़ें लगभग देख चुके हैं। इसकी महामैराथन करनी है और जल्दी ही करेंगे। फिलहाल आज जितना है उसमें कवर करते हैं। आप जुड़े मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लीजिए कॉमेंट बॉक्स में। जितना हो सकेगा उतनी हेल्प मैं आपकी, जितना कर पाऊँगी उतना मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। तो ये पूरा क्वेश्चंस का सेट था जहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें करवाई थी सिंपल तरीके से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने उस दिन लास्ट की जो क्लास थी उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी सारे क्वेश्चन हमारे हो गए थे। देखिए, लास्ट दिन जब हमने परसों किया था तो 57 तक हमने किया था। अब हमको आज 57 से लेके जितना भी है पूरा कवर करना है। आगे बढ़ते हैं, 58 से शुरुआत करते हैं। देखिए 58 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रहा है। CaSO4 में Ca की जो संयोजकता है वो क्या है? +1 है, +2 है, -2 है, -। संयोजकता को इंग्लिश में शायद वैलेंसी कहते हैं ना, वैलेंसी याद आ रहा है? तो हम लोग बताइए यहाँ पर CaSO4, तो CaSO4 यहाँ पर जो है उसका पूरा नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट। इसके नाम वगैरह आपको आने चाहिए क्योंकि हमसे काफ़ी जो चीज़ें अलग अलग पूछ ली जाती है, तो हमें प्रिपरेशन करना चाहिए ज़रूर से। तो बताइए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट में जो Ca है उसकी जो संयोजकता है वो क्या है? तो जो करेक्ट आंसर है वो किस तरीके से होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी किसी भी की संयोजकता या ऐसे कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में प्रेजेंट होते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे, जितने भी, वही क्या होंगे? उसका उसका वैलेंसी, उसकी संयोजकता होगी। तो एक बात ये ध्यान रखिए कि जो ये CaSO4 है, तो Ca यहाँ पर जो दिया गया कैल्शियम, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 20 होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो सेल डिवाइड होती है वो 2882 होती है। तो लास्ट की जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से CaSO4 में C की जो संयोजकता है वो +2 है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 58 ने +2 जिन्होंने भी बताया उनका बढ़िया है, एकदम क्लियर कट में 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए 59। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। जब कीटनाशक दवाएं हम जो खेतों में यूज़ की जाती हैं उनसे किस चीज़ की ग्रोथ होती है? ऑप्शन नंबर 1, रोगाणु प्रतिरोध में। ठीक है, मतलब जो रोगाणु, बैक्टीरिया, एंजाइम जितने भी फंगस लग रहे हैं उनको रोकने में, उनको ख़त्म करने में। इल्लियों में कीड़े मकोड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इल्लियाँ पड़ने लगती, लीक टाइप की एक प्रजाति में से बहुत कुछ आती हैं और कुछ नहीं होता। तो किसान भाई जितने भी हैं जो कीटनाशक दवाओं का अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, जो रोगाणु वगैरह हैं उनको प्रतिरोध करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। तो 59 में इसीलिए आप सभी का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं ध्यान से दूसरा क्वेश्चन। खरीफ की फसल कौन सी? ऑप्शन 1 है गेहूँ, मटर, चना और धान। खरीफ और रबी और जायद तीनों फसलों में से तीनों के फसलों का टाइम ड्यूरेशन और तीनों के फसलों के एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। तो खरीफ की जो फसल यहाँ पर 60 में है वो आपके यहाँ पर क्वेश्चन में धान है। चना, मटर और गेहूँ। मटर आपके अक्टूबर नवंबर के आसपास में सीजन में बोई जाती है। कुछ लोग लेट बोते हैं तो फरवरी मार्च में खाने को मिलती है। और ये जो चना होता है ये अभी बोया जा रहा है। गेहूँ भी बहुत लोगों के यहाँ लेट, मतलब 1 महीने नवंबर में बोया गया है, इसी दिसंबर नवंबर के बीच में। तो खरीफ की फसल मतलब वो बारिश वाली फसल है। तो ये धान जो होता है वो आपका खरीफ की फसल में आता है, बाकी सारे जितने वो रबी की फसल के हैं। तो इस तरीके से आपको इनके सारे फसलों को, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बढ़ना है आगे। आगे देखिए, हैरो खेत से निकालने के काम। हैरो क्या है? वो एक इक्विपमेंट है।
हर चीज़ का अपना एक औजार, जैसे पावर टिलर आता है, ट्रैक्टर आता है, रोटावेटर, कल्टीवेटर, अल्टा पल्टा, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा हल आता है, वो ड्रिबलर वाली मशीन आती है, बोने वाली मशीन आती है, छोटा वाला पावर टिलर वाला ट्रैक्टर आता है, जोतने की बहुत सारी मशीन आती हैं। तो हैरो भी एक प्रकार की जो एक उपकरण है जो खेतों में यूज़ किया जाता है किसानों के द्वारा। तो उसको हम क्यों यूज़ करते हैं? तो हम यहाँ पर खरपतवार के लिए, पानी के लिए, मिट्टी के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो 61 का राइट आंसर जो यहाँ पर आपको क्लियर पता होना चाहिए वो ये है कि खरपतवार के लिए, खरपतवार को उखाड़ के फेंकने के लिए, निकालने के लिए हम हैरो को जो है यूज़ करते हैं खेतों में। ठीक है, इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 62 क्वेश्चन को। डिबलर से बुआई नहीं होती है। डिबलर से हम किन की बुआई नहीं कर सकते हैं? चने की बुआई नहीं कर सकते, बाजरे की नहीं कर सकते, गेहूं की नहीं कर सकते, धान की नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से जानिएगा कि यहाँ पर आप इसमें से एक ही ऑप्शन है। अगर आपने पूरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर बुआई की बात की गई है, तो धान की तो रुपाई होती ना, बुआई तो गेहूं चना इन सबको हाथ से चीटा जाता है। तो डिबलर से हम धान की बुआई नहीं कर, धान की रुपाई होती है। इसलिए 62 में सी जितने लोग बता रहे सबका सही है। आगे बढ़िए। सिंचाई की कटाव पानी विधि क्या होती है? कटाव पानी विधि जो सिंचाई होती है तो काट जैसे रास्ता बनाया जाता है उस तरीके से जो है पानी वगैरह प्रॉपर तरीके से फैल जाए, एक मेड़ से मेड़ चला जाए, तो वो चीज़ें। तो क्यारी विधि है, अपलावन और प्रवाह विधि कहिए, कूड़ा विधि कहिए, कुंड विधि कहिए या छिड़का विधि। तो सिंचाई की जो कटाव पानी की विधि होती है वो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं है, आपके सिलेबस में कुछ उपकरण दिए गए उनके बेसिस पे ये यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, अर्ग होता है, न्यूटन होता है, मीटर होता है। 64 का कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? तो जो बल है उसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है। वो क्या होता है? वो न्यूटन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट्स जितनी हैं उन यूनिट से आपसे कई सारे प्रश्न बनेंगे, तो थोड़ा इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना उचित है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। एमकेएस पद्धति में कार्य का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन होता है, जूल होता है, मीटर होता है, न्यूटन प्लस मीटर होता है। इन पद्धतियों से भी ध्यान रखिएगा। रिपीट करते हैं, कभी एसआई से पूछते हैं, कभी एमकेएस से पूछते हैं, अलग अलग तरीके से सेम चीज़ को पूछ लेते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न में हम गलतियाँ करते हैं। यहाँ पर जो कार्य का मात्रक एमकेएस की सिस्टम के हिसाब से पूछा है उसका आपका जूल होगा। तो 56 में सी ऑप्शन जितने स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनका एकदम बढ़िया है, सही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। कोई वस्तु है जो उसकी गति करने के कारण के कार्य करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या होता है जिससे काम आसानी से परफॉर्म हो जाता है? तो 66 जो क्वेश्चन है उसका आपको ध्यान रखना है, ये काइनेटिक एनर्जी आपका राइट ऑप्शन होगा और सही है। इसी के साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, यांत्रिक लाभ होता है। यांत्रिक लाभ जो होता है वो क्या होता है? वर्क इंटू फोर्स। ठीक है, वर्क डन इंटू फोर्स प्लस फोर्स बाई फोर्स माइनस फोर्स। तो यांत्रिक जो मैकेनिकल प्रॉफिट है, मैकेनिकल लाभ है, वो आपका W/F होता है। आगे बढ़िए, फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, सरल मशीन कौन सी है? ये जो मोटरसाइकिल होती है वो सरल मशीन होती है, सिलाई की मशीन जो होती है वो सरल मशीन होती है, घिरनी जो होती है वो होती है उपरोक्त सभी। सरल मशीन, उत्तोलक की तीनों श्रेणियाँ, उनके कई सारे एग्जाम्पल्स, वो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं तो इस बार भी आएंगी। तो यहाँ पर जो सरल मशीन है आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से जो सही है वो घिरनी है। घिरनी के साथ ही साथ नत तल होता है। मैं लिख रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए फिर से। नत तल जो इंक्लाइन प्लेन होता है वो भी आपकी सरल मशीन में आता है। जो लीवर होता है वो भी आपके सरल मशीन में ही आएगा। जो पेंच होती है वो भी आपके सरल मशीन में ही आएगी। एक फन्नी होती है, फन्नी कहा जाता है, वो भी आपके सरल मशीन में ही आएगी। तो इसके साथ और भी जो एग्जाम्पल है उनको भी ध्यान में रखते हुए चलिए कि किस तरीके से कौन से प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। आगे आइए। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। जब हम वृक्षों को लगाते हैं तो भूमि का जो कटाव, सॉइल इरोजन हो रहा है वो क्या होता है? क्या वो कम हो जाता है? क्या वो और ज़्यादा होने लगता है? क्या वो कुछ नहीं होता है, ऐसे ही रहता है? तो हम ये बात बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि हम अगर फॉरेस्ट बनाते हैं, घर मतलब जंगल बना रहे हैं या पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो जो सॉइल इरोजन, अपक्षय वगैरह की जो प्रॉब्लम्स आती है, अपरदन की जो प्रॉब्लम्स आती है वो कम होती है, क्योंकि पेड़ों में जो जड़ें पाई जाती है मिट्टियों को बांध के रखती हैं, तो ये कम होगा। ठीक है, अगर हम प्लांट को लगा रहे हैं तो भूमि का कटाव क्या होगा? कम होगा। जो बहुत ज़्यादा पानी बह जा रहा है, कट जा रहा है बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से,
वो उसमें रोक लगेगी, बैरियर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए 70% पे हम ला चुके हैं। बलुई और दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? 60 से 80% उसमें रेत होता है, 50 से 60 है, 60 से कम होती है, 60 से अधिक। तो जो सही आंसर है वो यहाँ पर ध्यान रखना 60 से कम मानेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आप कहेंगे ना तो ये 15 से 35% होता है। ठीक है, 70 में सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। नियमित खाद के प्रयोग से क्या होता है? हम कोई भी चीज़ अगर कॉन्टिन्यूस वे में करते हैं तो उसका हमें बहुत लाभ मिलता है, चाहे वो किसी फील्ड का भी काम हो। तो नियमित अगर खाद आप दे रहे हैं अपने पौधों को तो क्या होगा? उपज की वृद्धि होगी, पानी वृद्धि होगी, पानी बढ़ जाएगा, मिट्टी की ग्रोथ होगी, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी फसल हो, चाहे घर का छोटा सा ही प्लांट क्यों ना हो, अगर हम उनकी देख रेख कर रहे हैं, गुड़ाई रुपाई कर रहे हैं, सब कुछ उसको देख रहे हैं, कीड़ों मकोड़ों से बचा रहे हैं, तो उपज वगैरह जो होती है वो काफ़ी बढ़िया होगी। तो सेम ये चीज़ अपने धान के खेत में, गेहूं के खेत में, बाजरा में, उड़द में, अब जो कुछ भी खेती हो रही है उसमें जब प्रयोग करते हैं तो नियमित खाद देने पर उसकी जो उपज है, जो पैदावार है, वो काफ़ी खिलखिलाकर काफ़ी बढ़िया आती है। किसान भाई भी खुश रहते हैं। आगे बढ़िए। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए ताकि ये पूरा हम लोग अच्छे से कवर करके यहाँ पर पूरा कवर कर ले, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी पड़ेगी ना। आपका ये साइंस का ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं, बाकी इसके पीछे का जो भी है वो भी है। और जहाँ तक है कि आज की ही क्लास में आप सभी का मैथ का भी क्लास होगा और मैथ के भी ऑब्जेक्टिव्स करवाए जाएंगे राजन सीरीज़ के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैथ की क्लास भी शाम को होगी। इंग्लिश की आज महामैराथन क्लास होगी। तो 3-4 क्लास है जो शेड्यूल वे में होगी। मेंबरशिप के जितने स्टूडेंट हैं ये ध्यान रखिएगा, उनकी क्लास इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। जब प्लास्टर मेरा कच्चा था वो उतरा तो वो उन्होंने बोला कि आप 15 से 20 डेज़ को वो सिकाई करते हैं ना, वो करो, वरना नहीं बैठ मोड़ने में प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मेंबरशिप की क्लास मैं सुबह नहीं कर पा रही हूँ और 9 बजे के बाद मुझे 1 बजे तक वहाँ रहना पड़ता है। ठीक है, इसलिए नहीं कर पा रही। फ्रेंड्स देखो जितना हो रहा है उतना अपनी अपनी ओर से बेस्ट कर रही हूँ। मेरी भी कंडीशन थोड़ी सी समझ लो, मुसीबत है और ठंड है, इसलिए जल्दी ठीक नहीं होगा। नहीं केयर करूँगी तो मेरे लिए आगे चल के मेरा ख़राब हो जाएगा। तो ये है। ठीक, चलो 71 हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ 72 आते हैं। देखिए 72 में है चिमटा जो होता है, जो रोटी हम लोग फ्लिप करते हैं, सेकते हैं, तो उदाहरण किसका है? प्रथम श्रेणी का है, तृतीय का है, द्वितीय का है कि एक मशीन है? 72 में क्या सही है बताइए? बताइए क्या सही है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चिमटा जो है वो पहली श्रेणी का उत्तोलक है। आगे बढ़िए। 73 पुनः प्राप्त होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ज्वार भाटा की ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? नवीकरणीय का मतलब है जो फिर से रिन्यूएबल के फॉर्म में बन रही है या आसानी से आपको मिल जाएगी। ये बहुत आसानी से नहीं लेकिन जल्दी बन जाती है, तो वो यहाँ पर क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा कि ज्वार भाटा की जो ऊर्जा है वही ए ऑप्शन से ही, बाकी सब आपके अनवीकरणीय है। क्योंकि जैसे इसमें ज्वार भाटा है तो यहाँ पर अगर पानी लिखा होता तो वो भी होता, अगर आपका हवा लिखा होता तो वो भी होता, आपका यहाँ पे जो बायोमास होता है वो भी लिखा होता तो वो भी आपका नवीकरणीय में ही आता। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की ही बात आपसे यहाँ पर कर रहा है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, पुनः प्राप्त ना होने वाले अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो क्या है? कोयले की ऊर्जा, पवन की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो 74 का राइट आंसर जो है वहाँ पर क्या है? कोयले की ऊर्जा। ये जल्दी नहीं आपको मिलेगी, इसको बनने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहते हुए पानी से जो ऊर्जा है वो सारी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आगे बढ़िए। सौर ऊर्जा को सीधे इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, मतलब आपकी लाइट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? सोलर कुकर के थ्रू हम कर सकते हैं, सौर भट्टी के थ्रू कर सकते हैं, सौर जल ऊष्मक के थ्रू कर सकते हैं, सेल के द्वारा कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम सोलर सेल के द्वारा जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो सोलर पैनल वगैरह घर पे लगाए जा रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स में, स्कूल्स में, हर जगह लग रहे हैं, बैंकों में आप देखो, हॉस्पिटल्स में आप देखो, तो हर जगह हो रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बढ़िया है। आगे बढ़िए। कार्य क्या है? वर्ग क्या होता है? वर्ग कैसी राशि, कैसी है? सदिश है, न्यून है, अदिश है, इनमें से कोई नहीं। तो 76 में ध्यान रखिएगा अदिश राशि, बी ऑप्शन आपके लिए बढ़िया है, सिंपल है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 77। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो एमकेएस पद्धति में क्या होता है? वो किलोग्राम होता है, वो केल्विन होता है, वो जूल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 77 के लिए एक ही ऑप्शन आपका क्लियर है, सही है, वो है आपका जूल। ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है। आगे बढ़िए। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी।
आगे बढ़िए, ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या क्या है? चिमनी है, लालटेन है, सूर्य है, इनमें से कोई नहीं। तो 79 में हम सभी जानते हैं ऊर्जा का जो सबसे बढ़िया रिसोर्स है वो हमारा सूर्य होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए 80 पे। 1 जूल बराबर के क्या होता है? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, 1 न्यूटन बाई 1 मीटर, 1 मीटर इंटू सेकेंड। 1 जूल बराबर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा 80 का जो राइट आंसर होगा 1 न्यूटन टू 1 मीटर होता है। अगर हम कैलोरी के बेस पे देखते हैं तो 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, तो 80 में आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और क्लियर है। इसी के साथ आगे बढ़िए, निम्न में से सरल मशीन है कौन सी? इसमें एक सरल मशीन है, पहिया है, घिरनी है, पेंच है, ये सभी हैं। सरल मशीन इसमें से कौन सी है? तो 81 का जो राइट आंसर है वो ये सभी है, जहाँ पर पेंच भी आएगा, घिरनी भी आएगी और पहिया भी आएगा। ठीक है, तो 81 में जितने भी लोग डी बता रहे हैं सबका सही है। आगे बढ़िए, 82, सीढ़ी जो होती है स्टेयर्स जिसको कहते हैं वो किस प्रकार का उत्तोलक होती है? प्रथम होती है, तृतीय होती है, द्वितीय होती है? तो सीढ़ियाँ जो होती हैं जो हमारे घरों में होती हैं वो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होती हैं। कैसा होती हैं? वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए आपके जितने हैं पवन के भी कोशिश करेंगे कि करवा दें एग्जाम से पहले। आइए, अमाशा में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा है? टाइलिन, पेप्सिन, म्यूसिन, ट्रेप्सिन। तो यहाँ पर पेप्सिन है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आइए 84, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स कौन सा है? सेक्रेशन करने, तो पैराथ हार्मोन है और इंसुलिन है, गैस्ट्रिन है और कीटोजैविक है। तो हम जानते हैं राइट ऑप्शन 84 का एक ही है, वो है इंसुलिन। सी ऑप्शन जिनके भी हैं बढ़िया है, करेक्ट है। आगे बढ़ते 85, कैल्शियम और फॉस्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है? तो पैराथ हार्मोन है, उसके बाद रेनिन है और डायबेटोजेनिक है, पेप्सिन है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। 85 में ए जिनका भी है करेक्ट, ये पेपर में आया है 2020 में। आगे बढ़िए, जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उसका नाम क्या है? ए, सी, बी और डी। ठीक है, जल और फैट दोनों में आपसे विटामिन पूछा जाता है तो विटामिन बी इसका जो है वो राइट आंसर है। 87 आइए, दांतों की मजबूती के लिए क्या ज़रूरी? कहते हैं कि दांत एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होने चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी होना चाहिए? फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम और कोई नहीं। तो दांतों की एकदम मतलब शाइनिंग के लिए मजबूत रहे, बढ़िया रहे, तो कैल्शियम जो है वो काफ़ी उचित और बढ़िया है। आगे बढ़े 87 में बी ऑप्शन सभी के क्लियर हैं और बढ़िया है। आप सभी बी चूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट आइए, पैकेट का जो दूध आता है अमूल का, मदर डेयरी का, कंट्री डिलाइट का, बहुत सारा अलग अलग कंपनीज का आता है। तो पैकेट का दूध जो संरक्षित प्रिजर्व किया जाता है वो किस विधि के थ्रू करते हैं? रसायन के द्वारा, पास्चराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, हिमीकरण के द्वारा या किण्वन के द्वारा? तो पैकेट का जो दूध होता है उसको उबाल कर उसमें हल्का नमक डालकर उसको सिक्योर जो करते हैं वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी बेसिक है और बढ़िया है, बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं 89 पे आते हैं, परमाणु का जो स्रोत है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान किस में निहित होता है? परमाणु का जो पूरा द्रव्यमान होता है वो किस में होता है? प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। 89 का जो राइट आंसर है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। आगे बढ़िए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित कितने न्यूट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या से, दोनों से कितने? तो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। 90 में बी ऑप्शन सभी के बढ़िया है। आगे बढ़िए, प्रोटॉन परमाणु के न्यूक्लियस में स्थित होते हैं, उनके न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और बीटा कण होते हैं। 91 में क्या होगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 91 में ए ऑप्शन सभी के क्लियर है। आगे बढ़िए, निष्क्रिय गैस जो होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 26, 28, 27, 282। जो निष्क्रिय गैसी होती हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सी ऑप्शन, इनके आउटर मोस्ट शेल में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। तो ये यहाँ पर जो प्रश्न है ये थोड़ा मुझे डाउटेबल लग रहा है क्योंकि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय द्रव्यमान है वो एएमयू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर सही मानेंगे तो शायद ये वाला, बाकी आप लोग का आंसर सीरीज़ में क्या है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा क्योंकि क्रॉप है पूरा
और मैं जितना जानती हूँ इसका राइट आंसर AMU होगा, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक आपसे पूछ रहा है। आगे बढ़िए, देख लीजिएगा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा 93 वाला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? CaH का होल ट्वाइस, CH का होल थ्राइस, Ca2OH, CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सही फॉर्मूला होता है वो क्या है? तो वो है CaOH का होल ट्वाइस। आगे बढ़िए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ के अणुओं में चेंज हो जाता है, अणु वैसे के वैसे रहते हैं, नया पदार्थ बना कोई तो फिजिकल चेंज में आपके अणु नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती परिवर्तन कौन सा होता है? यहाँ पर ऐसा परिवर्तन, प्रत्यावर्ती परिवर्तन वो होता है जो रिवर्सिबल, मतलब एक बार वैसे बना दो तो वैसे बन जाएगा, जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। तो बताओ क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मोम का पिघलना। ठीक है, मोम का पिघलना, पानी से भाप, वर्षा का बर्फ का पिघलना, कागज का मुड़ना, ये सारा आपका प्रत्यावर्ती परिवर्तन में आता है। तो परिवर्तनों के भी ऐसे एग्जाम्पल्स आपको चेंज करके दे के पूछ लेगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं 97। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? कोयले को पीस कर पाउडर बनाना, कागज के बड़े टुकड़े को मोड़कर टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल टूटना। एक केमिकल प्रोसेस आपसे पूछ रहा है, केमिकल चेंज पूछ रहा है, तो ये सी ऑप्शन है, कागज का जलना। आगे बढ़िए, ज्वालामुखी का जो फूटना होता है वो क्या है? मंद परिवर्तन, प्रत्यावर्ती, अनुकूल और अनियमित। ज्वालामुखी का फूटना ये आपका अनियमित परिवर्तन में होता है। तो ये राजन की सीरीज़ में आपके 98 क्वेश्चन दिए थे, मैंने पूरे के पूरे 98 करवा दिए। ये क्लास मैं आज की करना चाहूँगी समाप्त। इसके आगे के जो क्वेश्चन, जो भी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो आपको डिस्कस करवा देंगे। बाकी आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, उम्मीद है क्लास काफ़ी अच्छी रहेगी। सारे ऑब्जेक्टिव आपके हो गए साइंस के यहाँ पर। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्लास अगर आप सभी को पसंद आई, आप लोग के कहने पर मैंने ये तब भी शेड्यूल किया और करवाया। कोशिश यही रहेगी कि सारे सब्जेक्ट का भी हो जाए। ऐसे ही देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछने का प्रयास करिए, आपकी जितनी दिक्कतें दूर करने का प्रयास